नमस्कार। हम तो पूछेंगे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। जैसे कि अमीश का डिबेट अभी आप सुन रहे थे आर पार में, उसी के आगे की कहानी को लेकर चलेंगे इस अगले 1 घंटे में। हम ये जानना चाहेंगे आज इस विपक्ष से जो आज बिखराया हुआ है, क्या वो बाहुबली मोदी के आगे टिक पाएगा? जी हाँ, नरेंद्र मोदी और बाहुबली की तुलना की जा रही है। बाहुबली 2 का पोस्टर आया है और विपक्ष के दिग्गजों ने मान लिया है, उनके आलोचकों ने, जो मोदी के आलोचक है, उन्होंने खुद ने लिखना शुरू कर दिया है कि 2019 तक तो विपक्ष के पास कोई तोड़ नहीं है। क्या विपक्ष इस नरेंद्र मोदी की नाम की सुनामी का मुकाबला करेगा? इसी मुद्दे पर हम तो पूछेंगे अगले 1 घंटे तक। लेकिन आगे बढ़े उसके पहले आज के कुछ अहम सवाल मैं आपको बता दूं। हम ये जानना चाहेंगे अपने शो में कि क्या बिखरे वोट बैंक और बेचेहरा लामबंदी के साथ पीएम मोदी का विपक्ष मुकाबला कर पाएगा? हमारा अगला सवाल जो हम जानना चाहेंगे कि क्या अगले आम चुनाव में भी मुस्लिम वोट बैंक का बिखराव बीजेपी की मदद करेगा, जैसा कि इस बार यूपी में हुआ? और तीसरा और अहम सवाल, अगर अगले आम चुनाव में हुई महागठबंधन की कवायद, तो फिर बीजेपी की रणनीति क्या होगी? क्योंकि बिहार में महागठबंधन हुआ था, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। विपक्ष ने बिहार को अगर फॉर्मूला बना लिया, तब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी क्या करेगी? इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा। लेकिन पहले दिन भर का ये घटनाक्रम। जीत के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। धन्यवाद देने के बाद उन्होंने कहा अभी हमको और काम करना है, और ये केंद्र सरकार का, भारत सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का, अन्य सरकारों का जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम है, उसको आखिरी आदमी तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मंशा साफ कर दी है। संसदीय दल की बैठक में पीएम ने साफ कह दिया कि बहुमत काम करने के लिए मिला है और बीजेपी की सरकार हो या कार्यकर्ता, सबको इसका सम्मान करना होगा। यूपी में 2017 की महाजीत के बाद प्रधानमंत्री अब एक नए मोड में हैं। पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए उनका संदेश साफ है। आज जब भारतीय जनता पार्टी के इस वटवृक्ष पर विजय रूपी फल लगे हैं, तो हम भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा झुकने का जिम्मा बनता है। चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ कर दिया था कि बाहुबल के घमंड में चूर होने की भी खामियां हैं। हर बाहुबली के लिए एक कटप्पा मौजूद है। अब बाहुबली जरा सिनेमा में तो अच्छे लगते हैं, जरा थोड़े समय जरा दम भी दिखता है उनका, लेकिन कहते हैं कि बाहुबली फिल्म में एक कट्टप करके पात्र था। कट्टप, वो बाहुबली का सब कुछ उसने तबाह कर दिया था। तो 2019 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य तय हो चुका है और इस बार की जंग आक्रामकता से नहीं, विनम्रता से लड़नी है। लेकिन दूसरी ओर करारी हार के बाद भी बाकी विपक्ष का रुख, रवैया क्या है, इसका एक मुजाहिरा आजम खान के अंदाज में देखिए। नहीं, गाड़ी से नहीं जाएंगे। 5 साल पता नहीं लगेंगे कहाँ गए। माँ के पेट में रहे हो इतने दिन यहाँ, याद रखना ये सलूक हमारा। और जितने भी अधिकारी हैं सब याद रखें, किसी से रुपया नहीं मंगाया है कभी। जाहिर है रस्सियां जलने के बाद भी बल नहीं गया, वो भी तब जब विपक्ष के पास मुद्दों का ही संकट है। ऐसे में हम तो पूछेंगे कि क्या अगले आम चुनाव तक मोदी का विकल्प दे पाएगा विपक्ष? और एक बार फिर सुनिए हमारा आज का सवाल, क्योंकि आपके जवाबों का इस शो के दौरान लाइव SMS और ट्वीट के जरिए हमको इंतजार रहता है कि क्या अगले आम चुनाव तक यानी 2019 तक मोदी का विकल्प विपक्ष दे पाएगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस लिखकर Y लिखिए, और अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP स्पेस लिखकर N लिखिए और अपनी राय हमको 51818 पर आप भेज सकते हैं। #HTP और #मोदी वर्सेस ऑल के जरिए ट्वीट कर अपनी राय, सवाल, सुझाव दीजिए। हम उसको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश भी करेंगे। हम आगे बढ़े उसके पहले मेहमानों का परिचय बारी बारी से आपसे करा देते हैं। सबसे पहले यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ अखलाक उस्मानी जी मौजूद हैं। आपका स्वागत है अखलाक भाई।
आप मुस्लिम इंटेलेक्चुअल हैं, पहली बार मेरे डिबेट शो में आ रहे हैं, इसलिए आपका बहुत ज्यादा स्वागत है। और जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका बारी बारी से परिचय कराता हूं। सिद्धार्थ नाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले विधायक, उत्तर प्रदेश में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। सिद्धार्थ नाथ सिंह, मुबारक हो और स्वागत है आपका। राजीव त्यागी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ जुड़ गए। राजीव जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ अनिल यादव है, समाजवादी पार्टी के युवा नेता प्रवक्ता। अनिल, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ नेता जेडीयू के पवन वर्मा जी भी मेरे साथ है। पवन साहब, आपका भी इस डिबेट में बहुत स्वागत है। और इन सब के साथ साथ गौरव भाटिया भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सबका इस डिबेट में स्वागत है। शुरुआत करूंगा और सबसे पहले राजीव त्यागी, मैं आपसे पूछता हूं, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा ये तो दुनिया नहीं जानती है, पर क्या ये आप बता सकते हैं विपक्ष का सबसे बड़ी पार्टी के नेता होने के नाते कि 2019 में मोदी का मुकाबला कैसे करेंगे? देखिए सुमित जी, एक अंग्रेजी की कहावत है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अगर सर्दियां हैं तो निश्चित रूप से बसंत भी आता है। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, निश्चित रूप से हम लोग का संकल्प की 2019 में हम लोग वापसी करें, और उसके लिए आपको नए क्लेवर, नए फ्लेवर कांग्रेस पार्टी बहुत जल्द ही मिलेगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है मुझे। क्योंकि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से कहा कि आमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है, और वो निश्चित रूप से किया जाएगा कांग्रेस पार्टी में। हमारे पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि सरकार जिन मुद्दों को लेकर के, जिन मैनिफेस्टो को लेकर के 2014 में सरकार बैठी थी, चाहे वो हिंदुत्व का मामला हो, चाहे वो विकास का मामला हो, चाहे वो अन्य कोई मामले हो, सरकार ने अपने मैनिफेस्टो को 10% भी पूरा नहीं किया है। हालांकि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी डिवीजन कर पाती है समाज में, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पास विजन है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। ठीक इसमें है, भी कोई संशय नहीं सिद्धार्थ है। नाथ और सिंह, मैं मानता हूं, सिद्धार्थ नाथ सिंह, आपने अपनी बात कही। राजीव जी, आपने अपनी बात कही, मेरे को आगे बढ़ने दीजिए। सिद्धार्थ नाथ सिंह, मैं कमेंट आपका चाहूंगा, फिर मैं पवन जी आपके पास आऊंगा। सिद्धार्थ नाथ सिंह, कांग्रेस पार्टी के पास विजन है, कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि आपने 10% भी अपने वायदे पूरे नहीं किए जो आपने अपने 14 के मैनिफेस्टो में दिए थे। जवाब दीजिए राजीव त्यागी का। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अब जो आज का इलेक्टोरेट है, जो मतदाता है, वो बहुत समझदार है, और उसकी एक किस्म से जो पिछले 10 साल के अंदर उसकी जो मैच्योरिटी हुई वो कहीं बहुत ज्यादा है जो पिछले 10 साल पहले थी, और वो हर चीज को नापता तोलता है, फिर वोट डालता है। और विकास आज मुद्दा बना हुआ है पूरे देश के अंदर, और विकास के अंदर कहीं हम में से या कोई भी पार्टी काम नहीं करेगी और उसकी फिर वो तुलना करने लगेगा कि उसने काम नहीं करा और किसने काम किया, तो वोट उसी आधार पे पड़ेगा। और आज की कहीं उत्तर प्रदेश की मैं विशेष रूप से बात करूंगा, तो उत्तर प्रदेश के अंदर केंद्र की जो विकास की जो धारा है, और मैं क्योंकि चुनाव लड़ा हूं, जिस प्रकार से मैंने स्वयं देखा है कि स्वच्छ भारत के अंदर जो टॉयलेट्स बनने का काम हुआ, जो उज्ज्वला स्कीम का जो है, यहां तक कि लेट में अखिलेश जी ने करा, मैं प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना है, ये सब चीजों का एक असर था। और उसी का कारण है कि आज भारतीय जनता को एक प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश में मिला, उत्तराखंड में मिला, और अन्य जगह भी भारतीय जनता पार्टी को मणिपुर जैसी भी जगह में अच्छा मिला है। और जहां काम नहीं हुआ वहां पे हमें नुकसान भी हुआ है। तो ये मेरा मानना है, ये लोग कुछ भी कह लें कि भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया या कुछ नहीं किया। सिद्धार्थ, 2019 की इनका जो विजन है, सिद्धार्थ 2019 में, जैसा कि उमर अब्दुल्ला कहते हैं, मैं आऊंगा राजीव आपके पास, सबके पास जाऊंगा एक बार। सिद्धार्थ, एक सवाल और, 2019 के लिए उमर अब्दुल्ला ने घोषणा कर दी कि हमको तो मुकाबला नहीं करना है, 24 की तैयारी करो। क्या आप भी मानते हैं कि 2019 का मुकाबला आसान है बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में? सिद्धार्थ नाथ सिंह, देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में जरूर हम लोगों के लिए सफलता जरूर मिलेगी, मगर मैं और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ये मानना है कि घमंड नहीं होना चाहिए। जब भी वो मुकाबला जो भी होएगा, वो उस मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। और हमें पूरी उम्मीद है कि इन लोग जिस प्रकार से कोशिश भी करेंगे भारतीय जनता पार्टी और मोदी को हराने के लिए, और जब नकारात्मक सोच से ये गठबंधन भी करेंगे तो इनको नकारा भी जाएगा, वोटर नकारेंगे। हमें उम्मीद अच्छी है कि हम जीतेंगे, विश्वास भी है, मगर हम मेहनत पूरी करेंगे। पवन जी, उमर अब्दुल्ला ने डे 1 पे ट्वीट कर दिया 13 मार्च को,
11 मार्च को माफ करिएगा, और कह दिया, अनिल जी मैं आता हूं, कि हमको 19 में अब कोई मुकाबला नहीं कर सकते मोदी का, इस लहर का, हमको 24 की तैयारी करनी चाहिए। मेरा आपसे सीधा सा सवाल है, क्या विपक्ष के पास कोई ब्लूप्रिंट है नरेंद्र मोदी नाम की इस सुनामी को हराने का, या क्या कोई तैयारी की जा रही है या करनी चाहिए? सुमित जी, सबसे पहले मैं अपने अनुज सिद्धार्थनाथ सिंह को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं उनके जीत के लिए। जी। उसके बाद मैं आपके सवाल का सीधा साधा धन्यवाद जवाब देना चाहता हूं। अगर विपक्ष एक संगठित रूप से एक नहीं होता, जिसका आधार वैचारिक सोच है, जिसका आधार ऑर्गेनाइजेशनल चुस्ती है, और जो अपने राजनीतिक कथन को लोगों के सामने एक विश्वसनीय रूप से नहीं रख सकता है, तो मैं नहीं समझता कि बीजेपी जैसे प्रतिद्वंदी का एक लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में आप उनका मुकाबला कर सकते हैं। उसका कारण ये है, उनके पास नेता है जो कि इलेक्शंस में बहुत ऊर्जा लगाते हैं, मेहनत करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है, अमित शाह का ऑर्गेनाइजेशन यूपी में आपने देखा, उनके पास काडर है और उनके पास ब्रह्मशास्त्र है कि जब जरूरत पड़ती है तो वो सामाजिक विभाजन करने में सफल होते हैं तात्कालिक राजनीतिक फायदे के लिए। अब ऐसे प्रतिद्वंदी के खिलाफ अगर आपका विपक्ष विभाजित रहेगा, उसके पास अपना कोई क्रेडिबल नैरेटिव नहीं होगा और वो सिर्फ रिएक्टिव होगा, तो वो आप उसका सामना नहीं कर सकते। और इसीलिए आखिरी में 10 सेकंड लेते हुए कहता हूं, नीतीश जी ने इन चुनावों के बाद एक पब्लिक ट्वीट भी की थी। उन्होंने कहा था कि यूपी में आखिरी मौके पर एक गठबंधन बना, महागठबंधन नहीं बना। उन्होंने फिर कहा कि जिसके लिए तैयारी की जरूरत है, और उस तैयारी के तहत उन्होंने खास तौर से ध्यान आकर्षित किया कि जो सबसे बड़ा तबका था इलेक्टोरेट का, जो अति पिछड़ा तबका था, उसको गैर बीजेपी पार्टीज ने उस पर तवज्जो ही नहीं दी। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि जब हम किसी चीज का विरोध भी करते हैं, जैसे नोटबंदी का, तो हमें लोगों के मूड को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि गरीब तबका समझता रहा कि नोटबंदी उसके हित के लिए की गई है, अमीर से पैसा लेकर मैं काउंटर लूंगा इसमें राजीव त्यागी का, लेकिन राजीव जी मैं आऊंगा आपके पास, उसके पहले गौरव भाटिया भी है और अनिल यादव भी है। अनिल यादव, मैं साथ नहीं होंगे तो हम हारेंगे। बिल्कुल, और ये बात बहुत ही ईमानदारी से एक विपक्ष के नेता ने कही है, पवन वर्मा साहब जैसे वरिष्ठ नेता ने, अनिल यादव, कि अगर पूरा विपक्ष लामबंद नहीं होता है इस मोदी नामी सुनामी के सामने तो 19 भूल जाइए। और जो स्थितियां आपकी उत्तर प्रदेश में हैं, आप अपने राज्य में मायावती के साथ बात नहीं कर सकते, तो महागठबंधन की राष्ट्रीय स्तर पर कहां तस्वीर तैयार होती है अनिल यादव? देखिए सुमित जी, जैसा कि अभी आप मोदी जी को सुनामी बता रहे थे, मैं समझता हूँ आप सुनामी बता लीजिए, चाहे भूकंप बता लीजिए, चाहे कुछ और आपके पास शब्द हो तो आप उससे कह लीजिए मोदी जी को। पर जहां तक मैं समझता हूं 2014 का चुनाव देख लीजिए, वहां पर भी जनता ने जो मोदी जी को वोट दिया या भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, वो जो वादे उन्होंने किए, जो बड़े बड़े सपने उन्होंने दिखाए, उनके बलबूते पे दिया। जनता भरोसा कर रही है ना अनिल जी, चुनाव की बात अगर वादे और बड़े बड़े बातें तो आपने भी की, वही बता रहा हूँ, जब सुन वही और बड़ी बड़ी बातें आपने भी किया, 50-60 के बीच में आ गए। उत्तर प्रदेश की जब बात आई तो मोदी जी ने कहा और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अभी क्यों हिसाब मांग रहे हो, हम हिसाब 2019 में देंगे। तो देखिए जब 2019 में हिसाब दिया जाएगा, इसके बारे में बात करिए। यही दिक्कत है गौरव भाटिया, यही दिक्कत है। सॉरी अनिल, सॉरी, मैं मुझे मतलब दुख होता है, मैं 11 तारीख से लेकर आज हम 15 तारीख में है, मैं रोज इस तरह के शोज कर रहा हूँ, पूरा होगा तो जनता ही इसका जवाब देगी। मैं रोज इस तरह के शोज कर रहा हूँ गौरव भाटिया। अनिल यू मेड योर पॉइंट, राजीव जी, अनिल जी आपने अपनी बात कही है। गौरव भाटिया से मैं पूछना चाहता हूँ, किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, और मैं इसलिए अनिल मैं इसलिए गौरव से पूछ रहा हूँ कि कोई भी विपक्षी पार्टी इन 4 दिनों के भीतर जितनी सेंसिबल बातें अभी पवन वर्मा जी ने की, उतनी अच्छी बातें ना राहुल गांधी या उनकी पार्टी के पास से आई, ना अखिलेश यादव उनकी पार्टी के पास से आई, ना मायावती उनकी पार्टी के पास से आई, ना अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के पास से आई। सब लोगों ने अपनी अपनी हार के बहाने किसी ना किसी और पे डाल दिए। कोई ईवीएम कह रहा है, कोई बीजेपी का पैसा बांटना कह रहा है, कोई बीजेपी का पोलराइजेशन कह रहा है।
आप अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे तो कहां से एक विचारधारा पैदा होगी, कहां से एक लीडरशिप आएगी? गौरव भाटिया। देखिए सुमित जी, मुझे याद है कि जब 2014 में भाजपा की 73 सीटें आई और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये एक फ्लूक है, हवा थी उनकी और वो ले गए अपनी सरकार। अब 325 सीटें आई हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश पूरे भारत का 1/6 जो है जनसंख्या के आधार पे हिस्सा है। बिल्कुल। और मैं कहता हूं 325 एक ऐतिहासिक जीत है। अगर इस समय भी कांग्रेस ये ना बताए कि जब वो कहती है 27 साल यूपी बेहाल और चुनाव के पहले वो एक गठबंधन में आ जाती है, जब सपा कांग्रेस जो कि करप्शन के लिए लिप्त थी और यूपीए 2 हारी और उसके साथ समझौता करती है, तो जनता उसका विश्वास क्यों करे? और इसके बाद मैं सबसे बड़ी बात ये बोलूंगा कि ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे सपा में हो, आप निष्ठा को, योग्यता को और ईमानदारी को जब दरकिनार करेंगे तो नतीजे कुछ ऐसे ही आएंगे। ये कड़वा सच है और ये सोचने की ही जरूरत है आज इन सभी पार्टियों की कि क्यों नहीं जो टैलेंट है वो उभर के आता है इन पार्टियों में। पार्टी के आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि आप अच्छे लोगों को बढ़ावा दें, और जब तक आपके पास विचारधारा नहीं होगी, आप कभी भी नरेंद्र मोदी जी जिनकी छवि आज स्वच्छ है, जो बहुत बड़े नेता उभर के आए हैं, और अमित शाह जी जो उनको पूरा करते हैं, पूरा ऑर्गेनाइज। गौरव आपको रोक रहा हूं, गौरव आपको रोक रहा हूं, उसकी वजह तो है मैं अनिल हंसिए मत, अनिल हंसिए मत, मामला बहुत संजीदा है और ये मेरा आप दोनों विपक्षी पार्टियों पर मेरा इल्जाम है कि आप लोग 19 की तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप लोग अभी भी 17 के चक्कर में पड़े हुए हैं, आपको 19-24 नहीं दिखाई दे रहा अभी भी। और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है 19 की, कि वो कहां से 273 का आंकड़ा पार करने वाले हैं। अगर यूपी के 73 कम होंगे तो मैं आऊंगा मैं अखलाक साहब के पास भी आऊंगा, उनको अपनी कमेंट बाकी है। लेकिन राहुल गांधी जी ने जिस तरह से कहा है कि आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है और वो निश्चित रूप से किया जाएगा कांग्रेस पार्टी। जब जरूरत पड़ती है तो वो सामाजिक विभाजन करने में सफल होते हैं तात्कालिक राजनीतिक फायदे के लिए। आप निष्ठा को, योग्यता को और ईमानदारी को जब दरकिनार करेंगे तो नतीजे कुछ ऐसे ही आएंगे। ये कड़वा सच है और ये सोचने की ही जरूरत है आज इन सभी पार्टियों की। अभी तक के जो नतीजे आए हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर है। इस डिबेट में लगातार हम लाइव पोलिंग का इंतजाम भी रखते हैं। 87% लोग कह रहे हैं कि उनको विपक्ष कोई विकल्प देगा, इस बात पर कोई भरोसा नहीं है, और 86% ट्विटर पर कह रहे हैं। ज्यादातर दर्शक ये मान रहे हैं कि विपक्ष कोई विकल्प दे पाएगा 19 के पहले, इसकी आस ना के बराबर है। मेरे साथ अखलाक भाई हैं, अखलाक उस्मानी जी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हमने सुना राजीव त्यागी को, हमने सुना अनिल यादव को, दो बड़ी पार्टियां जो मुस्लिम वोट बैंक की सबसे बड़ी पुरोधा बनती है। आप क्योंकि मुस्लिम स्कॉलर हैं, क्या कहीं ये उम्मीद देखते हैं कि बीजेपी अब उस तरफ भी कोशिश करेगी, क्योंकि मुसलमानों को भी लगने लगा है कि ये तो आपस में लड़ते रहते हैं। राजीव जी मैं आऊंगा, मैं आऊंगा आपके पास, राजीव जी आऊंगा बिल्कुल, कि ये तो आपस में लड़ते रहते हैं, एक राय नहीं बना पाते। और कहीं कहीं सीटों पर, जैसे हमने यूपी में देखा, बसपा, सपा, कांग्रेस या फिर MIM या फिर पीस पार्टी या फिर राष्ट्रीय लोकदल के 4 मुसलमान कैंडिडेट आपस में लड़ रहे हैं और बीजेपी को फायदा हो जाता है। क्या मुस्लिम लोग बीजेपी की तरफ आना शुरू करेंगे इस फायदे, इस मजबूरी में ही सही कि ये लोग तो कुछ कर नहीं पा रहे? नहीं, मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा ऐसी तो कोई बात है नहीं। मुसलमान को उसके बदले में बीजेपी से इस बात की गारंटी चाहिए कि अगर वो उसको वोट देता है तो उसके लिए सिक्योरिटी नंबर 1 पे सवाल है। वो तो रोजगार भी बाद में मांगता है, पहले सुरक्षा मांगता है। मैं राजस्थान से आता हूँ, मेरे ज़िले के दो कद्दावर बीजेपी के MLA दोनों मुसलमान हैं। उनको टिकट दिया, मुसलमानों ने उनको वोट दिया। अमित शाह के सामने ये सवाल लाजमी है कि जिस प्रदेश की आबादी 20% मुसलमान है, वहाँ वो एक भी मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं देते हैं? तो मुसलमान का दरअसल बीजेपी को लेकर ये रिजर्वेशन है कि आप हमें क्या दे रहे हो जिसके बदले आपको हमारे वोट चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं। पर अगर प्रधानमंत्री मान लीजिए डिजिटल योजना की शुरुआत करते हैं, स्वच्छ भारत की शुरुआत करते हैं, नहीं, उससे सड़कें बनने की शुरुआत करते हैं, राजनीतिक उससे मुसलमान प्रभावित नहीं होता, वो फायदा तो उसको भी मिल रहा है। मुस्लिम को राजनीतिक भागीदारी इस देश में चाहिए,
क्योंकि आपको शायद इस बात का संदर्भ देने की हमें कोई आवश्यकता नहीं कि चाहे वो ब्रिटिश काल रहा हो, उससे पहले मुगल रहे हों, चाहे आज़ादी के समय की राजनीतिक परिस्थितियां रही हो, मुसलमान का करीब 1000 साल से इस देश की राजनीतिक सत्ता में भागीदारी रही हो, किसी भी रूप में रही हो। अब वो अपने छोटी होती राजनीतिक भागीदारी से चिंतित है, और ये चिंता उसकी इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि बीजेपी और उसके जो आनुषांगिक संगठन हैं वो जो स्टैंड लेते हैं मुसलमानों, अल्ट्रा राइट जिसको आप बोलते हैं, अल्ट्रा राइट extremist, विंग, वो उसके संशय को, डर को, खौफ को और बढ़ा देता है। सिद्धार्थनाथ सिंह, इस्लाम की जो दिक्कतें हैं, मुसलमानों की जो दिक्कतें, वो अखलाक भाई ने बहुत कैटेगोरिकल समझाई। क्या ये भरोसा बीजेपी जीतने की कोशिश करेगी? क्योंकि मुसलमान लोगों का मोहभंग हो रहा है इन पार्टियों से। हेलो सिद्धार्थ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुमित, आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है सुमित जी। क्या मुसलमानों को अपने साथ मिलाने की कोशिश बीजेपी करेगी? नहीं सुन पा रहे सिद्धार्थ, नहीं सुन पा रहे ये सवाल। सुमित जी आपके, मैं एकदम नहीं सुन पा रहा हूं, आपकी आवाज आ नहीं रही है। ठीक है, मैं दोबारा फोन मिलवाता हूं सिद्धार्थ, मैं दोबारा फोन मिलवाता हूं, तब तक आप है पेशेंस। राजीव त्यागी, आप बोलना भी चाह रहे हो, मैं आप ही से पूछ लेता हूं। राजीव त्यागी, क्या ये बेचेहरा राजनीति जो है विपक्ष की, जिसमें कई सारे चेहरों का मिश्रण है और जिसके बाद कोई चेहरा नहीं बनता है, क्या ये कोई एक चेहरा दे सकते हैं मोदी जैसे चेहरे के सामने? 19 की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, निश्चित रूप से इसमें प्रयास किया जाएगा और हम लोग बाग चुनाव बेहतर तरीके से लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है 2019 का। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, गठबंधन के विषय में एक बात कहना चाहूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तब भी गठबंधन था, आज मोदी जी प्रधानमंत्री तब भी गठबंधन था, और मनमोहन सिंह साहब 10 साल प्रधानमंत्री रहे तब भी गठबंधन था। सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने कहा कि हमने काम किया है इसलिए उत्तर प्रदेश में हमें जनादेश मिला है, तो इसका मतलब 55 साल कांग्रेस ने काम किया तो इसको बार बार जनादेश मिलता है, तो इसका मतलब कांग्रेस ने काम किया पूरे देश में। मैं एक बात कहना चाहता हूं बहुत स्पष्ट, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात हो रही है, बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, मेरे हिंदू भाई जो मुझे सुन रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा, अगर देश में 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष मोदी सरकार दे रही होती, भाजपा सरकार दे रही होती, तो 80% रोजगार निश्चित रूप से हिंदू भाइयों को मिलते। तो क्या सरकार को रोजगार नहीं देने चाहिए? किसानों को अगर बेहतर दाम मिल रहा होता तो 80 के 90% किसान जो है हिंदू हैं, क्या उनको बेहतर नहीं मिलता, बेहतर दाम नहीं मिलता? तो मैं कहना चाहूंगा, देखिए डिवीजन की जो पॉलिटिक्स है उसमें भारतीय जनता पार्टी माहिर है। राजीव जी, डिवीजन की पॉलिटिक्स में बीजेपी मैं माहिर नहीं है। मैं कंप्लीट कर दूं उसका सवाल। राजीव जी, बीजेपी डिवीजन की पॉलिटिक्स में माहिर नहीं है। आप लोगों के अंदर एकता नहीं है, उसका फायदा बीजेपी उठाती है। विपक्ष में एकता नहीं है, इसका फायदा बीजेपी ने उठाया यूपी में। और बहुत अच्छा एग्जांपल बिहार का था, जहां पे आप सब मिलकर एक हो गए, बीजेपी नहीं जीत पाई। उत्तर प्रदेश में आप सब अलग अलग रहे, एक छोटा सा गठबंधन बना, जो बात पवन वर्मा जी कह रहे थे, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। मैं जवाब दे देता हूं, इसका जवाब दे देता हूं। देखिए, आप सुमित जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। बिहार में महागठबंधन बना, लालू जी और नीतीश जी साथ आए, कांग्रेस ने एक न्यूक्लियस की भूमिका निभाई, तीनों दल मिलकर के चुनाव लड़े, उसका फायदा हुआ। यहां भी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के अगर तीनों के वोट जोड़ दिए जाएं तो 320 सीट आती हैं तीनों की। तो ये निश्चित रूप से बात सही है कि गठबंधन का दौर है और गठबंधन स्टेट लेवल पे होने चाहिए, इसमें कहीं को संशय नहीं है। 2019 में भी मैं मानता हूं कि कांग्रेस एक बड़ा दल है, इसमें कहीं को दुरानी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, और उसके साथ निश्चित रूप से बेहतर लोग बाग आएंगे, बेहतर गठबंधन हो सकता है। राजीव जी स्पेसिफिक्स में बात करिए। मायावती मुलायम सिंह एक हो जाएंगे, आपके पीछे खड़े होंगे या आप उनके पीछे खड़े होंगे? हाँ या ना? बी स्पेसिफिक। राष्ट्रीय स्तर पे तो देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर तो 2 ही पार्टी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर लीड करेंगी। पहली पार्टी कांग्रेस पार्टी, दूसरी पार्टी भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी का नेता कौन? मनमोहन सिंह रहेंगे और उनके पीछे सभी क्षेत्रीय दल खड़े कांग्रेस पार्टी का नेता कौन? मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री, जिसके पीछे तमाम लोग इकट्ठे होंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता मनमोहन सिंह जी भी हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं हमारे। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी भी है, जो उपाध्यक्ष है हमारे। कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे नेता हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है, इसमें कहीं को संशय नहीं है। पवन जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, पवन जी, हम हार गए
लेकिन हताश नहीं है। अच्छी लेकिन बात है, ये भी हताश तय होना है भी कि नहीं 3 चाहिए, राज्यों लोकतंत्र में के लिए हम जरूरी जीते है। हैं। पवन 3 जी, राज्यों में हम जीते पवन हैं, जी, सुमित जी। पवन जी, कहिए। मैं सीधा सा सवाल है, कौन नेता करेगा, कौन नेतृत्व करेगा? आपने 3-4 बड़े वैलिड पॉइंट्स उठाए अपने पहले कमेंट में कि यूनिटी होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, कार्डर होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ये सब मिला के अगर तमाम पार्टियां लामबंद होती भी है तो चेहरा कौन होगा? क्या कांग्रेस को नेता मानेंगे, कांग्रेस के किसी भी शख्स को? नीतीश कुमार, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, ममता बनर्जी? देखिए सुमित जी, जो एकता, विपक्ष की एकता का प्रयास है, अगर आप चाहते हैं कि आगाज में ही वो समाप्त हो जाए तो आप पहले नेतृत्व का मुद्दा उठा दीजिए। मैं तो दूसरी बात कहता हूं, पहले आप बुनियाद तो बनाइए, एक वैचारिक सोच तो रखिए, अपना राजनीतिक कथन तो पेश कीजिए, एक दफे लोगों की मूड को समझिए। अगर आप ये नहीं करेंगे, एक कॉमन प्रोग्राम, एक एजेंडा फॉर गवर्नेंस जिससे लोग आकर्षित हों, अगर आप इसके लिए पृथक प्रयास नहीं करेंगे तो केवल नेतृत्व की बात करना मैं समझता हूं कि पवन जी, ये प्रयास किसको करना चाहिए? देखिए आप मेरी बात समझिए, ये प्रयास किसको मैं करना यही कहना चाहिए? चाह रहा हूं, ये प्रयास सारे विपक्ष को करना चाहिए, क्योंकि अब हालत ये है, जैसे गालिब ने कहा है, चलता हूं थोड़ी देर हर एक तेज रौ के साथ, पहचानता नहीं हूं अभी राहबर को मैं। जब तक हम अपने संदेश को ठीक नहीं करेंगे, लोगों से जो अब देखिए, विपक्ष को गफलत में नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीजेपी अपराधी है, हमने दिल्ली देखा, बिहार देखा, गोवा देखा, मणिपुर देखा और पंजाब देखा, ऐसी बात नहीं है। पर विपक्ष को गफलत में नहीं रहना चाहिए, विपक्ष को समझना चाहिए कि हमें अपने संदेश को होन करना है, उसको सबसे बड़ी अपनी बात जगह ये है, पहुंचाना है, उसका एक वैचारिक आधार है। होता क्या है कि विपक्ष वही बातें करता है। मैं एक आपको आखिर में शेर का मूड आ गया तो फिराक साहब की शेर सुनाता हूं। दिल से तो हर मुआमला करके चले थे साफ हम, दिल से तो हर मुआमला करके चले थे साफ हम, कहने में उनके सामने बात बदल गई। बिल्कुल ठीक बात ये है कि यू हैव टू पुट योर मैसेज करेक्टली। अभी ताजा एग्जांपल है पवन जी, ताजा एग्जांपल है। ये सवाल मेरा सिद्धार्थ नाथ सिंह से है। गोवा, मणिपुर में कांग्रेस ने इतना हंगामा किया कि राजभवन का दुरुपयोग किया गया, सिद्धार्थ, और उसके बावजूद भी उन दोनों जगहों पर कांग्रेस की इस आवाज के पीछे कोई पार्टी खड़ी नहीं हुई। किसी ने नहीं कहा कि वहां पे राजभवन का दुरुपयोग किया गया। कोई विपक्ष की एकता नहीं देखने को मिली कि सब लोग जाके प्रोटेस्ट करते राष्ट्रपति भवन में या राज्यपाल के घर के बाहर। नहीं, इसी का फायदा बीजेपी उठा रही है। देखिए उसके 2-3 कारण है। पहले तो संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ, ना गुजरात में ना मणिपुर में। जब कांग्रेस कहती है कि हमारी जीत हुई, तो जीत का मतलब होता है सिंपल मेजॉरिटी, एक थ्रेशोल्ड होता है, उसको क्रॉस करना होता है जिससे सरकार बनती है। और चुनाव के बाद डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र है, वो वैक्यूम में नहीं जीती है, किसी न किसी को प्रयास करना पड़ता है नंबर जोड़ने का। वो हमने करा, कांग्रेस सो रही थी या जो भी कर रही थी, कांग्रेस शांत बैठी हुई थी और हमने नंबर जोड़े, हम प्रोएक्टिव हुए, हमने बाकी जो छोटे दल हैं उनसे बातचीत करी, उनका हमने समर्थन लिया और हम जाके राष्ट्रपति के पास जाके बैठे। और यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कांग्रेस को लथाड़ा है गोवा के विषय में, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए। तो पॉलिटिकल मेरा सवाल ये है कि इस पूरे प्रोटेस्ट में कांग्रेस के पीछे कोई और विपक्षी पार्टी नहीं खड़ी हुई, क्या ये विपक्ष का बंटवारा बीजेपी के लिए फायदेमंद है? वही तो बता रहा हूं, वही तो कह रहा हूं। कोई नहीं, इसलिए नहीं है। देखिए मैंने आपने कंप्लीट नहीं करने दिया। पहले तो संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ, इसलिए लोग इनके पीछे नहीं आए, क्योंकि एक तो ये हुआ, दूसरा इनके नेतृत्व में विश्वास नहीं है। मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, कहीं महागठबंधन की जब बिहार में बात करते हैं तो नेता राहुल गांधी और लालू नहीं थे, राजीव त्यागी, उसको भी समझना होगा लोगों को। और यहां पर जो समझने की चीज, एक क्रेडिबिलिटी होती है, मगर यहां पर क्रेडिबिलिटी कहीं है तो राहुल गांधी के ऊपर कहते हैं कि सबसे बड़े दल है, तो राजीव त्यागी अपनी बातों को। राजीव, एक ही जवाब है सुमित जी, एक ही जवाब है इस पर कि 89 में राजीव गांधी जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस लड़ रही थी तो सबसे बड़े दल के रूप में संसद में आई। मैं गोवा के राजभवन पे चर्चा नहीं कर रहा हूं। दिया
कि हम 400 सीट पे 200 सीट पे आए राजीव हैं। जी, माफी के साथ आपको बुरा लगेगा, नहीं, मेरा नहीं, मैं मेरी उसी पे चर्चा का गोवा में विषय बात कर रहा हूं ना, गोवा गोवा में में रहा हूं। राजभवन का कार्यकाल नहीं है, वहां पे सरकार बन गई, बहुमत साबित हो गया, कहानी आगे बढ़ गई। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, आपने प्रोटेस्ट किया कि राजभवन का दुरुपयोग हुआ, तो कोई भी आपका साथी समाजवादी पार्टी भी क्यों आपके साथ खड़ी नहीं हुई, जिसके साथ आपने एक हफ्ते पहले चुनाव लड़ा? क्यों भी कांग्रेस की हाँ में हाँ नहीं मिलाई कि मृदुला सिन्हा ने काम का दुरुपयोग किया? मैं जवाब दे रहा हूं, जवाब सुन लीजिए ना। आप ही सवाल करेंगे, आप ही जवाब देंगे, तो फिर तो बहस नहीं हो पाएगी। मैंने जवाब नहीं दिया, मैं सवाल कर रहा हूं। उस टाइम भी हम लोग बाग विपक्ष में बैठे थे, हमने हमेशा नैतिक मापदंड रखे। सुन लीजिए अब आप पूरी बात, प्लीज अब सुन लीजिए ना। दूसरी बात, गोवा के विषय में मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता बल, छल बल और धन बल, तीनों बलों का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को बुलडोज करने का काम किया है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा, गोवा में जब इनके चीफ मिनिस्टर हार जाते हैं और 6 मंत्री हार जाते हैं, राजीव त्यागी, तो सत्ता में रहने का नैतिक राजीव अधिकार त्यागी, है। आप नहीं ये समझ पार्टी रहे में मेरा डिफरेंस सवाल। कैसे कह सकते हैं अपने राजीव आप को? त्यागी, ये कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चल रही है, सॉरी। विजय सिंह क्या कर रहे थे? मेरी नहीं, सिद्धार्थनाथ सिंह, आप प्लीज, सिद्धार्थ प्लीज। आपका सवाल समझ ये रहा हूं। गोवा आप पे ये कहना चर्चा चाह रहे हैं नहीं कि है, विपक्ष हमारे साथ ये नहीं था। विपक्ष के आपस में सर्फ डबल पे चर्चा है, और आप साबित कर रहे हैं बार बार इस बात को कह के। मैं तीसरी बार पूछ रहा हूं राजीव त्यागी, आपके साथ गोवा और मणिपुर के मामले में कोई और बड़ी पार्टी क्यों नहीं खड़ी हुई? बताइए राजीव त्यागी। सुमित जी, ऐसी ऐसी बहस मत कराइए ना, ऐसी बहस मत कराइए ना, ऐसी बहस मत कराइए, ऐसी बहस मत कराइए। विपक्ष की एकजुटता है, इसमें कहीं को संशय नहीं है। कभी हमारी बिहार में सरकार चल रही है, कोई आपके साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ संसद में? अखिलेश यादव जी कह चुके हैं, अखिलेश यादव जी कह चुके हैं, संसद में, राज्यसभा में कोई क्यों नहीं खड़ा हुआ? बताइए ना राजीव जी, आखिरी बार पूछ रहा हूं, एक व्यक्ति नहीं था। सुमित, मैं इसका बहुत स्पष्ट जवाब देता हूं आपको, स्पष्ट जवाब देता हूं कि बहुत सी पार्टियों का बहुत से राज्यों में स्टेक नहीं है, जिस तरह से कांग्रेस का और बीजेपी का स्टेक है। अरे क्या बात कर रहे मणिपुर में हैं हमारा राजीव जी? स्टेक था, हम खड़े हुए। गोवा में हमारा स्टेक था, हम खड़े हुए। सॉरी, मैं ब्रेक में आगे जा रहा हूं, ब्रेक के बाद लौटूंगा, इसको आगे बढ़ा रहा हूं। अरे हर जगह पर, हर गौरव हटे में आऊंगा, मैं ब्रेक में जा रहा हूं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खास बात यह है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां जो बीजेपी की विरोधी हैं, वो समय समय पर राजभवन के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही हैं, आम आदमी पार्टी से लेकर ममता बनर्जी तक और कांग्रेस पार्टी तक। पर इस मामले पे कांग्रेस के साथ क्यों कोई नहीं आया, इसको कांग्रेस को सोचने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। किसी न किसी को प्रयास करना पड़ता है नंबर जोड़ने का। वो हमने करा, कांग्रेस सो रही थी या जो भी कर रही थी, कांग्रेस शांत बैठी हुई थी और हमने नंबर जोड़े, हम प्रोएक्टिव हुए, हमने बाकी जो छोटे दल हैं उनसे बातचीत करी, उनका हमने समर्थन लिया और हम जाके राष्ट्रपति के पास जाके बैठे। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता बल, छल बल और धन बल, तीनों बलों का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को बुलडोज करने का काम किया है। एक बार आपको सवालों के जवाब दिखा दूं कि क्या अगले आम चुनाव तक मोदी का विकल्प दे पाएगा विपक्ष? अभी तक जो लाइव पोलिंग चल रही है उसके मुताबिक 89% लोगों को लगता है कि नहीं दे पाएगा, और ट्विटर पोल में 86% को लगता है कि विपक्ष के पास वो मादा नहीं है कि कोई विकल्प दे पाए नरेंद्र मोदी का। मैं सिद्धार्थनाथ सिंह आपके पास आना चाहूंगा। एक सवाल जो आप पिछली बार नहीं सुन पाए थे, गौरव भाटिया, फिर आपके पास आता हूं। सिद्धार्थ, एक सवाल यहाँ अखलाक भाई ने खड़ा किया था, मुसलमानों को भरोसा चाहिए बीजेपी को वोट देने के लिए। यूपी में बीजेपी भले ही मुस्लिम बहुल इलाकों से जीती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान बीजेपी को वोट दे रहे हैं। मुसलमानों का वोट बट रहा है, उसका बीजेपी फायदा उठा रही है। क्या अप्रोच किया जाएगा मुसलमानों को साथ लाने के लिए? सिद्धार्थनाथ सिंह। देखिए सुमित जी, इसमें 2-3 चीजें हैं। पहले तो जब आप सुशासन करते हैं तो सुशासन एक व्यक्ति के लिए नहीं करते या एक समाज के लोगों के लिए नहीं करते। जो होता रहा है, हमारे यहाँ कहीं रोड बनती है जिसका हम लोग कहा जाता है अटल जी के टाइम से आज तक जो विकास की बात करते हैं, तो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, रोड बनती है तो उसमें सबके लिए बनती है, विकास उसको कहते हैं। और दूसरी बात ये रही है कि नहीं, जब मैंने वो थोड़ी सी बात सुनी थी, सॉरी, जब उन्होंने कहा था कि राजस्थान से अखलाक साहब ने दो कहा उनके कि क्षेत्र मुसलमानों को सत्ता में भागीदारी चाहिए। जब आप एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देंगे तो मुसलमानों के अंदर भरोसा नहीं आता है। हमें भी दे दीजिए, मैं आ रहा हूं। बिल्कुल सुमित जी, आप थोड़ा, सुमित जी, मैंने हमेशा आंसर जो है ना
वो क्वेश्चन के हिसाब से ही करता हूं। उसी पे मैं आ रहा था कि इन्होंने कहा था 2 लोगों को राजस्थान से वो विधायक हैं, वो मुस्लिम है जी। मैं भी चाहता हूं कि मेरे पास भी उत्तर प्रदेश के अंदर यूसुफ खान जैसे कार्यकर्ता हो जिनको मैं खड़ा करूं और जीत जाए। कोई भी पार्टी ऐसे खाली बांटती नहीं है कि किस धर्म से, किस जाति से, ये तो आपकी पार्टी जब उसको खड़ा करा जाएगा। का फेलोर है कि आपको लगता है आपके पास आप एक भी कार्यकर्ता तैयार नहीं कर पाए। 20% जहां का वोटर हो, उत्तर प्रदेश जो मुसलमानों के सबसे बड़ा घर हो, आपको लगता है वहां एक भी पार्टी कार्यकर्ता आपको नहीं मिला जिसको आप टिकट दे सके? देखिए ऐसा नहीं होता। मैं उसका थोड़ा सा, आप ना इंटरप्ट करें तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हर पार्टी के जितने लोग बैठे हुए हैं यहां पे, सब कहते हैं 50% महिलाओं को वोट भागीदारी देनी चाहिए। मैं हम में से कोई भी महिलाओं को 50% नहीं दे पाता क्योंकि महिला कार्यकर्ता खड़ी नहीं हो पाती हैं। ये खाली उतना ही है आप कि ये कहना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से हमने मुसलमान काम किया राजनीतिक तौर पर इतने अक्षम हैं कि आप उन्हें टिकट देने के लायक नहीं समझते। जनता पार्टी के अंदर बड़ी संख्या में आने वाली हैं। आप ये कह रहे हैं मुस्लिम उत्तर प्रदेश में इतने अक्षम हैं, इतने अयोग्य हैं। बात को यही नहीं कह रहा हूं, आप यही कहना चाह रहे हैं। पर सिद्धार्थ ये भी तो फैक्ट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी कार्यकर्ता आपको खड़ा करना पड़ता है, खड़ा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उससे कार्यकर्ता बनता है और कार्यकर्ता नहीं बनता। और अच्छा आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो 20% है उत्तर प्रदेश में कि किस पार्टी ने 20% मुसलमानों को वोट सत्ता में अपनी जिम्मेदारी को निभाने को तैयार है। 26 ऐसे लोग जीत कर आए हैं जो बीजेपी के टिकट पे चुनाव नहीं लड़े थे और इस हवा में, इस नरेंद्र मोदी नाम की सुनामी में वो जीत कर आए हैं। तो इसका मतलब आपके पास वो ऐसे लोग नहीं है। आप मुसलमानों को ये भरोसा नहीं दे पा रहे हैं कि आपके साथ वो सुरक्षित हैं। नहीं यही तो इल्जाम लगाया अखलाक ने। भरोसा तो देखिए, भरोसा तो काम से होता है। काम हमारा जो है वो बोलता है, ये प्रोपेगेंडा जो चल रहा था कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा है विपक्ष ने कि वो ये मानने लगती है आज भारतीय जनता पार्टी का खाली राजस्थान नहीं है, हम लोग गुजरात के अंदर भी कॉर्पोरेशन में आ रहे हैं, हम लोग के उत्तर प्रदेश में भी कॉर्पोरेशन में आ रहे हैं, प्रधानी में आ रहे हैं। ये समय लगता है और ये ग्राफ बढ़ता जाएगा, ये आप देखिएगा। माने आप ये मान रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं पीछे छूट गए मुसलमानों को साथ लेके चलने में, अब आप उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। अनिल यादव, राजीव तक मैं आऊंगा। नहीं, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि हम काम जब करते हैं हम सबके लिए करते हैं, खाली तुष्टीकरण का काम नहीं करते। तो मुझे लगता है सिद्धार्थ जी सुन लीजिए ना, सिद्धार्थ जी सारे पूरी 1 घंटे की डिबेट में 40 मिनट तो सिद्धार्थ जी बोले हैं, अब कम से कम 2 सेकंड तो सुन लीजिए। जब आप मुसलमानों की बात करते हैं तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि आप ही की पार्टी के नेता हैं भैया, सबको मैं जोड़ लूं ना, बाकी तो आप ही लोग बोलते रहे। विपक्ष में तो मैं ही एक खड़ा हूँ जिसके खिलाफ आप लोग गोलबंद होना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 40 मिनट बुलवाया साहब आपको, गोलबंद आप ही सब होना चाह रहे हैं मेरे खिलाफ। बाकी को तो चेहरा दिखाने के लिए बुलवाया है यहाँ पर, बस ये दिखते रहे कि हाँ ये लोग भी हैं। देखिए वो तो योग्यता है कि कौन ज्यादा बोल जाएगा, कौन अच्छा बोल जाएगा, वो आपकी कमी है, मैं उसका क्या कह सकता हूँ। सुन लीजिए अच्छे अच्छा हाँ ठीक है, आपको बधाई, आपकी इस बात के लिए आपको बधाई। पर मैं आपको याद दिला दूं कि आप ही की पार्टी के लोग हैं जो मुसलमान मुक्त भारत की बात कर रहे थे। आप ही की पार्टी के लोग हैं जो देवबंद में कर्फ्यू लगवाने की बात कर रहे थे। आप ही की पार्टी के लोग हैं जो रामजादे और कौन से जादे की बात कर रहे थे। जिसने प्रेसिडेंट भी मुस्लिम बनाया, आपने नहीं बनाया था। यही पार्टी है कि उत्तर प्रदेश से एक भी व्यक्ति हमारे पार्टी से नहीं आया तो राज्यसभा भी उत्तर प्रदेश से हमने एक मुस्लिम को दी, और जो मंत्री बैठे हुए हैं तो ऐसा नहीं है। आपने किसानों की बात करी, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, वहां किसानों का बड़ा हाल है। आप चाहते तो हमारे यूपी के किसानों का पहले ही कर्ज माफ कर सकते थे, पर आपने नहीं किया। वही बात मैं समझ ऐसा है, आप लोग की योग्यता जो है वो उस पर डाउट होने लगा है कि हमारे अंदर इतनी बुराइयां होते हुए भी आप लोग उसका आपने सफलता से उसको आप लोग यूज नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं आप में कमियां हैं। अनिल यादव, आपको लगता है अनिल यादव आप यूपी के वोटर का अपमान कर रहे हैं। अनिल यादव आप यूपी के वोटर का अपमान कर रहे हैं कि वो बीजेपी के बरगलाने में आ गया और वो समाजवादी पार्टी के बरगलाने में नहीं आया। क्या बात कर रहे हैं अनिल यादव, आप एक बड़ी पार्टी के जो अब छोटी हो गई उसके एक बड़े से प्रवक्ता है, आप बरगलाने की बातें कर रहे हैं। अनिल यादव सुनिए, यही जुमले और यही तर्क जो आप टीवी में कहते हैं ना, यही जनता के दिल में बैठ जाते हैं। रोजगार की बात हुई थी या नहीं हुई थी? अरे सुनिए अनिल यादव, ये बताइए, अनिल यादव यूपी की जनता ने समझ लिया कि ये जो हाईवे का आपने उद्घाटन किया
उसमें केवल गड्ढे हैं, वो फोटो खिंचवाने के लिए किया। यूपी की जनता ने समझ लिया कि वो मेट्रो का जो उद्घाटन किया वो परिवार की वहां पर पिकनिक हो रही थी, यादव परिवार की। अगर आप कितनी ट्रेन चली लखनऊ में मेट्रो की? बताइए मुझे, बताइए मुझे कितनी ट्रेन चल गई लखनऊ में? केवल फोटो खिंचवा लिया आपने? अरे भैया अरे बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव की चुनावी रथ तो बैठ जाती है यूपी की सड़कों में। मर्सिडीज नाम की बड़ी कंपनी की बड़ी सी बस गड्ढे में बैठ जाती है। अनिल यादव कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे अनिल यादव, अब तो जनता का सम्मान रख लीजिए। 2.5 महीने 3 अरे अब तो जनता का सम्मान रख लीजिए। अरे इसको सर आंखों पर बिठाइए, जो जनता का फैसला आया है, और मानिए अपनी हार। क्या आपके अंदर कमियां थी? साफ साफ ये कहा, आप देखिए बातों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैं मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं साफ साफ कह रहा हूँ। मैं आपकी तरह घुमा के बात नहीं करता हूँ। अच्छा एक बात, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मुझे किसी का डर नहीं है। काले धन का वादा किया था नहीं किया था? महंगाई, अरे सुमित जी आपको भी याद है मोदी जी ने कहा कि हम 5 साल बाद हिसाब देंगे अपना। तो मांगेगा ना 19 में, 5 साल बाद। अरे 19 में हिसाब मांगेगा ना मोदी जी से, यही सिद्धार्थनाथ सिंह से पूछेंगे उनसे। मैं वही बात कह रहा हूँ, पूछेंगे हमसे, मैं वही बात कह रहा हूँ। अरे ये तो आपके 5 साल का हिसाब था ना, कैसी बात कर रहे हो? अनिल आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। अनिल आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। अनिल आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। अनिल गौरव में आ रहा हूँ। अनिल एक सवाल का जवाब, अनिल एक सवाल का जवाब दीजिए। अनिल एक सवाल का जवाब दीजिए। राहुल गांधी को 19 में अपना नेता मानेंगे आप लोग? आप तो गठबंधन में, अखिलेश यादव को, मुलायम सिंह यादव को दिक्कत नहीं होगी कि पहले कॉमन विंडो प्रोग्राम बनाएंगे? मैं बता रहा हूँ सुमित जी, देखिए 2019 में अभी बहुत लंबा समय है, और राजनीति की जहां तक मैं बात करूं, हर पल हमारे राजनीति के समीकरण बदलते रहते हैं। और जहां तक राष्ट्रीय नेता की बात है, एक प्रदेश का नेता कब राष्ट्रीय नेता बन जाए ये भारत की राजनीति में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के ही नेता रास्ते खोल लिए। 2019 में राजीव त्यागी, जो भी राजीव त्यागी, मैं सही सुन रहा हूँ? इन्होंने अखिलेश यादव के राष्ट्रीय नेता बनने के रास्ते खोल लिए हैं और गठबंधन में लड़ाई शुरू हो गई है। नहीं, मैंने अभी आप चीजों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं, इसमें आप माहिर हैं, मैं आपके सामने कुछ नहीं कह सकता। मैंने एक छोटी आप बताइए मुझे, क्या नरेंद्र मोदी जी? राजीव त्यागी बोल रहे हैं, राजीव त्यागी बोल रहे हैं। इस विषय पे एक टिप्पणी करना चाहूंगा। देश में प्रजातंत्र है और इस प्रजातंत्र की रक्षा कांग्रेस पार्टी ने सदैव की है, और कांग्रेस का संकल्प है प्रजातंत्र को जीवित रखने के लिए। प्रत्येक नेता राष्ट्रीय नेतृत्व में जा सकता है, क्षेत्रीय नेतृत्व में जा सकता है, हम स्वागत करेंगे उसका, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई भी पार्टी अजय नहीं है। ठीक है, किसी भी पार्टी का अजय नहीं, कोई पार्टी अजय नहीं है, कोई पार्टी अजय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। शौहरत की 402 वाली कांग्रेस 44 पे आ सकती है, 2 वाली बीजेपी 300 पे आ सकती है। हमने देखा है बीजेपी भी हार सकती है, पर बीजेपी को हराने के लिए गौरव भाटिया वो मादा है क्या? की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। गौरव भाटिया, बीजेपी को हराने के लिए वो मादा है क्या इन लोगों में? गौरव भाटिया, देखिए मैं आपको बता दूं, ये मायावती जी जब हारी हैं तो उनको ईवीएम ने नहीं हराया है। जो 5 साल वो अपने बंगले में रहती हैं और चुनाव के टाइम पे उनको जनता की याद आती है, उसने हराया है। जो 5 करोड़ की वो माला पहनती हैं और कहती हैं मैं दलितों की बेटी हूं, उसने हराया है। और एक चीज मैं और कहूंगा, मोदी जी को बड़े लीडर तो वो हैं, स्टेट्समैन अगर बनना है, आई एम न्यू इंडिया और सबका साथ सबका विकास को सही मायने में पूरा करना है, तो अल्पसंख्यक वर्ग को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। तभी वो एक स्टेट्समैन बनेंगे और तभी आई एम न्यू इंडिया बनेगा। पवन जी, प्रधानमंत्री नरम पेड़ और नरम होने की बात करते हैं, फलदार पेड़ होने की, झुकने की बात करते हैं। आपको लगता है कि उनका ये अप्रोच उनको एक अलग दिशा में ले जा रहा है, सबके साथ सबके विकास की तरफ? देखिए, एक लास्ट कमेंट पवन जी। देखिए सुमित जी, जहां तक भाषा का प्रयोग है उसमें तो नरेंद्र मोदी जी से कोई माहिर है ही नहीं, और तो वो क्या कहते हैं अपने भाषण में और क्या होता है जमीन में, उस पर अंतर। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए सत्ता में आने का या लोकतांत्रिक विजय पाने के बाद का गुरूर जो होता है बड़ा घातक हो सकता है, उसे विनम्रता से अपनाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि बीजेपी को और उस पर बड़ा सख्त आत्मचिंतन की जरूरत है कि उसका गवर्नेंस समावेशी है, इंक्लूसिव है कि नहीं है। ये देश बड़े विविधताओं का है। जी। और जहां तक विपक्ष की बात है, आखिरी सेंटेंस कहता हूं, ये छोटी छोटी महत्वाकांक्षाओं के ऊपर उठने की जरूरत है। बिल्कुल। ये छोटे छोटे अहंकारों के ऊपर उठने की जरूरत है। बिल्कुल। तो दोनों ही तरफ चुनौतियां हैं। 2019 में अभी समय है सुमित जी, राजनीति में परिप्रेक्ष्य बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। बिल्कुल उसका हमको इंतजार रहेगा, क्योंकि
मोदी नाम की जो सुनामी है उसका मुकाबला करने के लिए उसके बराबरी का कोई तो एक आइडियोलॉजी चाहिए, कोई तो एक शख्स चाहिए। क्या वो विपक्ष ढूंढ पाएगा? इस पर बहस आने वाले समय में भी चलती रहेगी। फिलहाल हम तो पूछेंगे में आज इतना ही। ज्यादातर लोगों ने वही कहा कि विपक्ष विकल्प नहीं दे पाएगा मोदी का। आपने तमाम पोल्स के रिजल्ट देखे होंगे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया।